गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनरशिप। लास्ट लेक्चर में हमने पार्टनरशिप एक्ट स्टार्ट किया था और हमने पार्टनरशिप एक्ट में व्हाट इज पार्टनर, व्हाट इज पार्टनरशिप, व्हाट इज फर्म और वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम अपने माइंड में रखते हैं किसी पार्टनरशिप को डिफाइन करने के लिए, किसी भी पार्टनरशिप को अचीव करने के लिए, किसी फर्म में पार्टनरशिप के मीनिंग को जस्टिफाई करने के लिए हमें किन किन फेजेस से होकर गुजरना होता है। ये सारी चीजें मतलब यू कहें बेसिक अप्रोच जो पार्टनरशिप का तो हमने कवर कर लिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो अभी तक हमने डिफिनेशन किया कि व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या है और पार्टनरशिप को कैसे अचीव कर सकते हैं, और उस पार्टनरशिप के जो बेसिक टर्म्स हैं उन बेसिक टर्म्स कीवर्ड्स को अभी तक हमने पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कितने तरह की होती है पार्टनरशिप, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनरशिप की अगर बात करें तो अब अगर हम डेली लाइफ की अगर बात करें तो हमने देखा होगा कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पेपर पे एग्रीमेंट करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मित्रवत व्यवहार में अरे यार चलो ठीक है, हम लोग आपस में बात कर लेते हैं, जो हम लोग में सहमति जो सुलह होगी उसी पे हम लोग काम कर लेंगे। मतलब उसमें उस केस में कोई लिखा पढ़ी नहीं होती है, एक ओरल कम्युनिकेशन होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है जिसके थ्रू एग्रीमेंट हो जाते हैं, जिसके थ्रू उन लोगों के बीच में एक पार्टनरशिप एस्टेब्लिश हो जाती है। तो पार्टनरशिप बेसिकली कुछ नहीं है, पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है। पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशनशिप है। जैसे कि देखिए अगर मैं ऊपर चलूं, जो डिफिनेशन मैंने कल आपको बताया था, कल वाले डिफिनेशन में जो सेकंड पॉइंट था जिसमें हम बोल रहे थे कि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है। तो सेकंड वाला पॉइंट क्या था, कह रहा है देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप, देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप का होना बहुत जरूरी है उन पार्टनर्स के बीच में। तो वो रिलेशन कैसे बनेगा? वो रिलेशन बनेगा एग्रीमेंट के थ्रू, क्योंकि एग्रीमेंट पे जब साफ साफ लिख दिया जाएगा कि सबको 20% इक्वल शेयर मिलेगा तो कोई ये ऑब्जेक्शन करने लायक नहीं रहेगा मैंने इस साल बहुत ज्यादा मेहनत की तो मुझे 1% ज्यादा मिलना चाहिए। सबके माइंड में रहेगा हाँ ये तो एग्रीमेंट में मेंशन है तो हमें ये फॉलो करना है। तो इससे क्या होगा, उनके बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा, और वो रिलेशनशिप फ्यूचर में स्टेब्लिश हो इसी के लिए हम एग्रीमेंट करते हैं, एक पेपर पे एक एग्रीमेंट करते हैं जो कि पार्टनरशिप एक्ट को माइंड में रख के करते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट में किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के पार्टनर्स के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हम एक एग्रीमेंट करते हैं और उसी एग्रीमेंट के बिहाफ पे उन पार्टनर्स के बीच में रिलेशन बन पाता है। तो ये रिलेशन देखिए यहाँ पे लॉ को ध्यान में रखते हुए यानी कुछ एग्रीमेंट के थ्रू बनाया गया, लेकिन वो रिलेशन हो सकता है हम अपने फ्रेंडशिप के थ्रू बना सके, वो रिलेशन हो सकता है अपने भाईचारे के थ्रू बना सके। तो वो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। ठीक है, उन्हीं मेथड्स के अच्छा उन डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप से ही एग्रीमेंट सॉरी उन डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप के थ्रू ही हम पार्टनरशिप को अचीव कर पा रहे हैं। एग्रीमेंट क्यों करते हैं? बेसिकली एग्रीमेंट इसीलिए करते हैं कोई बेईमानी ना कर सके, सभी लोग को पता हो कि हाँ हमें ये रूल्स फॉलो करने हैं। तो एग्रीमेंट हो जाएगा तो उनके बीच एक प्रॉपर रिलेशन एस्टेब्लिश होगा, प्रॉपर रिलेशन एस्टेब्लिश होगा तो एक दूसरे के साथ साझा करके काम कर पाएंगे। साझा मतलब मिलजुल के काम कर पाएंगे, मिलजुल के काम कर पाएंगे मतलब एक दूसरे के साथ दोस्ताना मित्रवत व्यवहार कर पाएंगे और तभी अपने बिजनेस को सक्सेसफुली अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनरशिप यानी पार्टनरशिप कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले चीज पार्टनरशिप के लिए हमें क्या चाहिए होता है? रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की जरूरत होती है, यानी हम कितने तरह से अपने बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं वही हमें यहाँ पढ़ना है। यहाँ हम क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ने जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम कितने तरह से किन किन मोड से किन किन मेथड्स के थ्रू हम अपने बिजनेस पार्टनर के साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, एक प्रोफेशनल रिलेशन कैसे हम अच्छे से उसके साथ बना सकते हैं, यही हमें यहाँ पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहला जो पार्टनरशिप है वो है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप में बेसिकली क्या है, कह रहा है पर्सन में बिकम अ पार्टनर विद another person in a particular adventure or undertaking when two or more persons agree to do business in a particular adventure or undertaking. Such a partnership is called
particular partnership. Thus, a particular partnership may even be for a single adventure or undertaking. कहने का मतलब ये है कि जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप की हम बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब है ए पर्सन में बिकम अ पार्टनर विद अनदर पर्सन. कोई एक आदमी किसी दूसरे आदमी के साथ पार्टनरशिप कर सकता है, लेकिन पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग के थ्रू, एक प्रॉपर अंडरटेकिंग को फॉलो करते हुए वो एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ एक पार्टनरशिप रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर सकता है, तो इसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप. अब अगर बात करें पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल का मतलब जब तक हमारी इच्छा हो तब तक हम पार्टनरशिप करेंगे. इसमें क्या था, पर्टिकुलर पार्टनरशिप. पर्टिकुलर पार्टनरशिप, एक बंदा दूसरे बंदे के साथ एक प्रॉपर अंडरटेकिंग एग्रीमेंट के थ्रू पार्टनरशिप को एस्टेब्लिश कर रहा है, पार्टनरशिप की नींव रख रहा है. ठीक है. व्हेन टू और मोर पर्सन एग्री टू डू बिजनेस, दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ बिजनेस करने के लिए सहमत होते हैं इन अ पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग, किसी गिवन टर्म्स एंड कंडीशंस पे, तो वो क्या कहलाता है, हमारा पर्टिकुलर पार्टनरशिप. लेकिन अगर वही हमारा पार्टनरशिप एट विल बन जाए, मतलब जब तक हमारी इच्छा करेगी तब तक करेंगे, कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई लिखा पढ़ी नहीं, हमारा मन करेगा आज पार्टनरशिप छोड़ने का तो हम आज छोड़ देंगे. तो अगर इस तरह की पार्टनरशिप है तो क्या कहलाएगी, पार्टनरशिप एट विल. इस तरह की पार्टनरशिप में हम कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं करते हैं. देखिए आप प्रीवियस वाले में पर्टिकुलर पार्टनरशिप में प्रॉपर एग्रीमेंट होता है, रिटर्न एग्रीमेंट होता है, सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे जाते हैं कि वो दो या दो से ज्यादा लोग कौन कौन से जो बिजनेस में एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए बिजनेस को स्टार्ट करेंगे या बिजनेस को फर्दर चलाएंगे. लेकिन ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप एट विल, इसमें कह रहा है where no provision is made by contract between the partners of the duration of their partnership or for the determination of their partnership, comma the partnership is called partnership at will. मतलब जहां पे कोई समय सीमा निर्धारित ना होगी कितने साल के लिए पार्टनरशिप रहेगी, जहां पे कोई नियम कानून न लिखे गए हों हम लोगों के पार्टनरशिप के बीच में कि कैसे हम लोग एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करेंगे, हमें क्या देना है क्या लेना है, प्रॉफिट की शेयरिंग कैसे करेंगे, मतलब कोई भी रिटन एग्रीमेंट ना हो, अपनी इच्छा पे हो, हम आज पार्टनर बन गए कल पार्टनरशिप छोड़ देंगे, तो ऐसी पार्टनरशिप जो है हमारी क्या कहलाती है, पार्टनरशिप एट विल, जो कि पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 7 में मेंशन है. देखिए हर नोट्स में मैंने हर जगह सेक्शन वगैरह भी प्रॉपर यूज किया ताकि आपको ये पता रहे कि इस एक्ट में, इस एक्ट के किस सेक्शन में ये रूल दिया गया है. तो ये जो पार्टनरशिप एक्ट वाला रूल है सेक्शन 7 में दिया गया पार्टनरशिप एक्ट के. अब इसमें कह रहा है पार्टनरशिप इज डीम्ड टू बी अ पार्टनरशिप एट विल व्हेन नो फिक्स्ड पीरियड हैज बीन एग्रीड अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप. कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है पार्टनरशिप की. ठीक है. देयर इज नो प्रोविजन मेड एज टू the determination of partnership is any other way. The partnership at will has no fixed or definite date or termination and their death. ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि आपकी इच्छा पे चाहे जब छोड़ दीजिए या आपकी जब मृत्यु होगी तो आपकी पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली चली जाएगी. अदरवाइज ये आपकी टोटल इच्छा पे है, आप जब तक पार्टनरशिप लेना चाहें पार्टनरशिप ले सकते हैं, जब छोड़ना चाहे अपनी पार्टनरशिप छोड़ सकते हैं. इसमें कह रहा है वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल द फर्म में बी डिसॉल्व्ड बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन रिटर्न टू ऑल द अदर पार्टनर्स ऑफ हिज intention to dissolve the firm is dissolved as from the date mentioned in the notice as the date of dissolution, or if no such date is mentioned as from the date of communication of the note. कहने का मतलब ये है कि जो पार्टनर है, जो ऐसे हम 4 लोग हैं मान लीजिए अपनी सहमति से बिजनेस स्टार्ट किए, कोई पेपर पे एग्रीमेंट नहीं किए हैं, हमने मान लीजिए हमने कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में मान लीजिए हम 4 लोगों ने मिल 1 करोड़ रुपए लगाए, तो अब उस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में हम सबने 1 करोड़ रुपए लगाने, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं था हम लोगों के बीच में कि
हम लोग कैसे प्रॉफिट शेयर करेंगे, कितने साल के लिए हम लोग के लिए ये पार्टनरशिप रहेगी। जब कोई रिटर्न एग्रीमेंट ही नहीं है, हमारी इच्छा पे है, तो जब जो भी चाहे अपनी पार्टनरशिप ले सकता है, छोड़ सकता है। मैं ही कहूँ नहीं मुझे मेरे 1 करोड़ वापस कर दो, मैं अपनी पार्टनरशिप नहीं कैरी करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली बाकी पार्टनर्स को, उस फर्म को मतलब रिमेनिंग जो पार्टनर्स हैं, उन सभी पार्टनर्स का जो ग्रुप है वो फर्म कहलाएगा। तो फर्म को मुझे मेरा शेयर उन्हें रिटर्न करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा। मैं भंग कर रहा हूं अपनी पार्टनरशिप, मतलब अपनी पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर रहा हूं, तो उन्हें मेरा शेयर रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो पार्टनरशिप एट विल में यही होता है, कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ये अपनी इच्छा पे है। जब तक चाहे पार्टनरशिप ले सकते हैं, जब चाहे पार्टनरशिप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ दो तरह की पार्टनरशिप होती हैं। एक प्रॉपर एग्रीमेंट के थ्रू है, जो कि सेक्शन 8 में मेंशन है, और एक जो है सेक्शन 7 में मेंशन है, जो जिसका कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होता, वो अपनी इच्छा पे है। ठीक है, वो अपनी इच्छा पे है। तो बेसिकली यहाँ पार्टनरशिप को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। अब यहाँ देखिए, लोग नॉर्मली कंफ्यूज जाते हैं कि पार्टनरशिप और ओनरशिप या को ओनरशिप में क्या डिफरेंस है। जैसे आपने सुना होगा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी अपनी जायदाद, अपनी जमीन किसी किसी को सौंप के चले जाते हैं। सौंप के चले जाने का मतलब वो उनकी देख रेख में रहता है, उनकी अनुपस्थिति में वो उस उस संपत्ति पे एक तरह से मालिकाना अधिकार रखते हैं, लेकिन वो उस संपत्ति को बेच नहीं सकते हैं। वो उन संपत्ति को बेच नहीं सकते, लेकिन हाँ, उनके पास जो ओनर है, वो उस ओनर ने उनको को ओनरशिप दे दी है, मतलब उनको एक मालिकाना अधिकार दे दिया है। वो एक मालिक की तरह उस पर ट्रीट कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी पे, लेकिन वो मालिक नहीं बन सकते हैं। तो उसी को यहाँ डिफरेंशिएट किया गया है, को ओनरशिप एंड पार्टनरशिप। तो देखिए, अगर को ओनरशिप की बात करें, तो को ओनरशिप का मतलब ही होता है, को ओनरशिप में हैव टू और एनी नंबर मोर देन टू। दो या दो से ज्यादा लोग कितने भी हों, तो इनके मिलने से क्या होगा, को ओनरशिप होगी। ठीक है, पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप इज बिटवीन टू पर्संस बट नॉट मोर देन 20। दो से ज्यादा लोग, लेकिन 20 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तभी पार्टनरशिप एस्टेब्लिश हो सकती है। लेकिन कोओनरशिप में क्या है, दो से ज्यादा हो, कितने भी हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। ये मेन डिफरेंस है कोओनरशिप और पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप में दो से ज्यादा या 20 से कम होने चाहिए। कह रहा है को-ओनरशिप इज नॉट ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। देखिए, पार्टनरशिप में हम कहते थे कि पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए। दूसरा स्टेप था कि उनके बीच में एक रिलेशनशिप होना चाहिए। रिलेशनशिप का मतलब एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि को-ओनरशिप इज नॉट ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। को-ओनरशिप में हम एग्रीमेंट करें, ये कोई जरूरी नहीं है। इट मे राइज बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ और फ्रॉम स्टेटस, इट मीन को हेड्स ऑफ प्रॉपर्टी। जैसे कि मैंने थोड़ी पहले आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे सपोज करिए मेरे यहाँ पे 4 महले का फ्लैट है और हम लोग अमेरिका में रहते हैं, तो अपने इस फ्लैट की देख रेख करने के लिए मैं किसी को यहाँ पे एक तरह से मालिकाना अधिकार देके चला जाऊं, तो चलो यार तुम मेरे इस घर में रहना, घर की देखभाल करना, जो किराएदार रहते हैं उनसे अपना पैसा वसूली करके, मतलब ओवरऑल तुम्हारा इस पे मालिकाना अधिकार है, तुम्हें घर की देखभाल करते रहना। जो को ओनरशिप है, को ओनरशिप इज नॉट ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। उनके बीच में कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हुआ है, मालिक ने उनको मालिकाना अधिकार दे दिया। वो मालिकाना अधिकार किसी लॉ के तहत हो सकता है या फ्रॉम स्टेटस हो सकता है। फ्रॉम स्टेटस का मतलब कि पुश्तैनी, मेरे माँ बाप मुझे देके चले जाएं, मैं अपने बच्चों को देके चले जाऊं और मेरे बच्चे अपने बच्चों को दे चले जाएं। बाय फ्रॉम स्टेटस हो, या तो ऑपरेशन ऑफ लॉ के तहत हो सकता है कि मतलब मैं एक कानून के तहत उनको एक मालिकाना अधिकार दे दूं और एक स्टैम्प पेपर पे लिख दूं कि इनको हमारे घर में किराएदार रखने, उनसे पैसा वसूली करने, मेरे घर की देखभाल करने, इन सभी चीजों का अधिकार है, लेकिन इन्हें मेरी संपत्ति बेचने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो मैं ऐसे किसी ऑपरेशन ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए या किसी फ्रॉम स्टेटस मतलब जैसे कि मैं इस घर के मतलब
अपने माँ बाप का बेटा हूँ, ठीक है, तो उस केस में मुझे वो ओनरशिप मिल सकती है, मतलब माँ बाप मुझे हैंड ओवर करके चल जाए, बेटा तुम्हें सारी चीज देखभाल करनी है, देख रेख करनी है। तो या तो किसी लॉ को फॉलो करते हुए आगे स्टेटस को यूजिंग स्टेटस के थ्रू भी हम को ओनरशिप को अचीव कर सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप में कह रहा है पार्टनरशिप मस्ट राइज फ्रॉम एन एग्रीमेंट, लेकिन पार्टनरशिप क्या सिर्फ एग्रीमेंट के थ्रू अचीव की जा सकती है। पार्टनरशिप में ये नहीं हो सकता है कि अपने बेटे को हम पार्टनरशिप दे, नहीं, बेटे को पार्टनरशिप देंगे तो उसके साथ भी एग्रीमेंट करेंगे। जो पार्टनरशिप एक्ट में मेंशन किया गया है, देखिए जो पार्टनरशिप एक्ट हम पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो पढ़ रहे हैं, इस पार्टनरशिप एक्ट के तहत अगर दो या दो से ज्यादा लोग एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं बिजनेस में, तो उनको एक एग्रीमेंट करना कंपलसरी है। सपोज करिए मैं अपने बेटे के साथ कोई बिजनेस करने जा रहा हूँ, अपने बेटे के साथ मिलकर कोई बिजनेस करने जा रहा हूँ, और वो बेटा मेरा बेटा मेरे बिजनेस का पार्टनर है, मैं उसका पार्टनर की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, ओनरशिप नहीं दे रहा हूँ, तो अगर पार्टनर तो हमारे उसके बीच में एक एग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है। जब तक वो एग्रीमेंट नहीं होगा वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। या तो एग्रीमेंट हो या हमारे और उसके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हो, जो कि अभी हमने इस वाले पार्टनरशिप में पढ़ा, पार्टनरशिप एट विल। हम अपनी इच्छा से आए उसमें इन्वेस्ट करें और अब जब चाहे उस बिजनेस को छोड़ के चले जाए, पार्टनरशिप एट विल। आपने देखा होगा कि हम शेयर्स वगैरह परचेज करते हैं, तो शेयर वगैरह जब परचेज करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस कंपनी के उस बिजनेस के 100 शेयर परचेज कर लिए, तो 100 शेयर परचेज कर लिए तो उसके 100 शेयर पे हमारा भी मालिकाना अधिकार हो गया, ठीक है, हम पार्टनर हो गए उसके 100 शेयर के। तो हम जब चाहे उसके शेयर को बेच सकते हैं, जब चाहे उस शेयर को खरीद सकते हैं, ये हमारी इच्छा पे है। पार्टनरशिप एट विल एक तरह से, ठीक है। तो पार्टनरशिप एट विल में देखिए कोई हमारे उस कंपनी के बीच में एक प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं होता है, हाँ, लेकिन एक पार्शियल एग्रीमेंट टाइप होता है, जिसमें वो कंपनी हमें बाउंड नहीं कर सकती है कि आपको 2 साल बाद ही ये शेयर बेच पाएंगे या आप 10 साल बाद ही ये शेयर बेच पाएंगे, आप मेरे साथ मजबूरी में बिजनेस मेरे साथ 10 साल तक साथ देना ही पड़ेगा, ना ना ना। पार्टनरशिप एक ऐसी भी है जो हमारी इच्छा के हिसाब से हम जब चाहेंगे जुड़ेंगे, जब चाहेंगे छोड़ देंगे। जैसे हम शेयर परचेज करते हैं, उसमें क्या करते हैं, शेयर परचेज किए, उस बिजनेस के शेयर होल्डर हो गए, शेयर बेच दिए, हमने अपनी पार्टनरशिप छोड़ दी, दैट्स अ पार्टनरशिप एट विल। लेकिन पर्टिकुलर मतलब फिक्स हो गया, एकदम सेट हो गया पार्टनर, तो पार्टनर है मेरे बिजनेस का, ये हमारे बिजनेस को में 10 साल तक पार्टनर रहेगा, 10 साल से पहले पार्टनरशिप नहीं छोड़ सकता है। ये तब कहेंगे जब वो पार्टनरशिप अगर पर्टिकुलर पार्टनरशिप के थ्रू हो रही है, यानी एक प्रॉपर एग्रीमेंट हो रहा है, एक लीगल एक्ट, यानी जो पार्टनरशिप एक्ट के तहत जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो लॉ दिए गए उन लॉ को फॉलो करते हुए एक प्रॉपर एग्रीमेंट होगा, तो वो कहलाएगा, वो पार्टनरशिप कहलाएगी पार्टिकुलर पार्टनरशिप। लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे थे अभी, पार्टनरशिप मस्ट राइज फ्रॉम एग्रीमेंट, तो कोओनरशिप में कह रहा है कि कोओनरशिप में या तो फ्रॉम स्टेटस हमें मिल सकती है ओनरशिप, या किसी पार्शियल ऑपरेशन या किसी लॉ के तहत वो हमें ओनरशिप मिल सकती है। लेकिन पार्टनरशिप में क्या है, पार्टनरशिप हमें सिर्फ एग्रीमेंट से ही मिलती है। को-ओनर्स इज नॉट द एजेंट ऑफ अदर को-ओनर्स। जैसे मान लो हमारे पिताजी अपनी संपत्ति को मुझे मेरे भाइयों में बांट के चले गए, तो मैं अपने भाई पे निगरानी नहीं कर सकता, मेरे भाई मुझ पे निगरानी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हम दोनों इक्वल मालिक हैं अपनी उस संपत्ति के, जो हमारे माता पिता ने हमें सौंप के गए हैं, हम उस संपत्ति के इक्वल ओनर हैं। तो जो को ओनर होते हैं इज नॉट एजेंट ऑफ अदर्स, वो एक दूसरे के लिए एजेंट का काम नहीं करते हैं। लेकिन पार्टनर एक दूसरे पर निगाह लगा के रखते हैं। जो बिजनेस पार्टनर है, मैंने भी 1 करोड़ इन्वेस्ट किया है, मिस्टर बी ने भी 1 करोड़ इन्वेस्ट किया है, मैं उससे ज्यादा है मेहनत कर रहा हूँ यार बिजनेस, वो तो कुछ काम ही नहीं कर रहा। मतलब एक दूसरे की मॉनिटरिंग करते रहना। बट ए पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स। Co-ownership does not necessarily involves community of profit and loss. Co-ownership does not necessarily involves community of प्रॉफिट एंड लॉस। को-ओनर को ये मतलब नहीं होता क्या आया क्या गया, क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ। लेकिन जो पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स हैं उनको इससे मतलब होता है। पार्टनरशिप डज